last topic we have read. हमारा 18 खत्म हो गया था और 18 का डिक्टेशन शायद मैंने पूरा करवा दिया था, यही था। 18 खत्म हो गया था कल। अरे 18 वॉज ओवर ना। चलिए आज 18 से आगे बढ़ते हैं। 18 तो शायद खत्म हो गया ना। अच्छा, क्लोज टू नहीं लिखवाया था मैंने, ठीक है। लिखिए इसमें 18 के क्लोज टू में लिखिए, wherever a statement wherever a statement wherever a statement has not been recorded under clause 1 wherever a statement has not been recorded under clause 1 wherever a statement has not been recorded under clause 1 has not been recorded under clause 1 has not been recorded under clause 1 जहां कहीं भी उपधारा 1 के कथन को अभिलिखित नहीं किया गया है, जहां कहीं भी उपधारा 1 के कथन को अभिलिखित नहीं किया गया है, जहां कहीं भी उपधारा 1 के अभिकथन को अभिलिखित नहीं किया गया है तथा अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष 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 ये आक्षेप लगाया जाता है कि ये आक्षेप लगाया जाता है कि ये आक्षेप लगाया जाता है कि कि डिक्री आदेश कि डिक्री आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा कि डिक्री आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा कि डिक्री या आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, डिक्री आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जिसके समक्ष अधिकारिता नहीं थी, जिसके पास अधिकारिता नहीं थी, जिसके पास अधिकारिता नहीं थी, जिसके पास अधिकारिता नहीं थी, तो उस स्थिति में दो परिस्थितियां कारगर होगी। तो उस परिस्थिति में दो परिस्थितियां कारगर होगी। तो उस परिस्थिति में दो परिस्थितियां कारगर होगी। तो उस स्थिति में दो परिस्थितियां कारगर होगी। कहां तक लिखा है इंग्लिश में? ठीक है। Where a statement has not been recorded under clause 1 and an objection is taken before and an objection is taken before an appellate court and an objection is taken before an appellate court or revisional court that such decree or order made by the court does not have jurisdiction where property is situated. It will have two multifolds. 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 ठीक है ना सर? अब एक डायग्राम बनाएंगे। दो परिस्थितियां बताई ना मैंने,
और टू मल्टीपल होता है ना, ऐसे करके लिखिए। इसमें लिखिए इफ नो अनसर्टेनिटी, यदि कोई अनिश्चितता नहीं है, 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 इफ देर इज नो अनसर्टेनिटी, लिखिए देर वॉज अनसर्टेनिटी, देर वॉज अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है या अनिश्चितता थी, देर वॉज अनसर्टेनिटी ऑफ जुरिडिक्शन, इधर लिखेंगे देर वॉज नो अनसर्टेनिटी, कोई अनिश्चितता नहीं है, देर वॉज अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता थी अधिकारिता को लेकर, अनिश्चितता थी अधिकारिता को लेकर। ठीक है, इधर लिखिए, हिंदी मीडियम वाले पहले लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, इसमें से लिखिए प्रथम बार के न्यायालय, प्रथम बार के न्यायालय, प्रथम बार के न्यायालय, प्रथम बार के न्यायालय जानते हैं कि, जानते हैं कि, प्रथम बार के न्यायालय जानते हैं कि जानते हैं कि उनके पास अधिकारिता नहीं है, जानते हैं कि उनके पास अधिकारिता नहीं है, अधिकारिता नहीं है, फिर भी न्यायालय, फिर भी न्यायालय डिक्री पारित कर देते हैं, फिर भी न्यायालय डिक्री पारित कर देते हैं, फिर भी न्यायालय डिक्री पारित कर देते हैं, फिर भी न्यायालय डिक्री पारित कर देते हैं। डिक्री सिर्फ उस दशा में शून्य होगी, डिक्री सिर्फ उस दशा में शून्य होगी, डिक्री सिर्फ उस दशा में शून्य होगी जहां पर न्याय की निष्फलता हुई है, डिक्री सिर्फ उस दशा में शून्य होगी जहां पर न्याय की निष्फलता हुई है, जहां पर न्याय की निष्फलता हुई है। इसमें लिखिए, सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए इसमें, ट्रायल द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस न्यू दैट, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस न्यू दैट, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस न्यू दैट, the court of first instance knew that it does not have jurisdiction, it does not have jurisdiction, it does not have jurisdiction, and it is certain that, 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 and it is certain that the court does not confer any jurisdiction, the court does not, the court does, the court does not confer any jurisdiction, the court does not confer any jurisdiction, full stop. Still court, still court trial it, still court trial it and pass the decree, and pass the decree, still court trial it and pass the decree, pass the decree. The decree shall be void in only one case, the decree shall be void in only one case, the decree shall be void in only one case, one case, the decree shall be void in only one case if there is a failure of justice, if there is a failure of justice, if there is a failure of justice. इसमें लिखिए, इसमें लिखिए if court did not record the objection, if court did not record, हाँ लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए, if court did not record the objection, if court did not record the objection and pass the decree, and pass the decree, and pass the decree, then such decree will be valid, then such decree will be valid, then such decree will be valid. लिखिए इसमें, यदि न्यायालय द्वारा कथन अभिलिखित नहीं किया जाता है,
यदि न्यायालय द्वारा कथन अभिलिखित नहीं किया जाता है, यदि न्यायालय द्वारा कथन अभिलिखित नहीं किया जाता है और न्यायालय डिक्री पारित कर देते हैं और न्यायालय डिक्री पारित कर देते हैं तो वह डिक्री वैध होगी, मतलब ऐसा है कि कोर्ट को पता है कि अनसर्टेनिटी है और कोर्ट ने फिर भी रिकॉर्ड नहीं किया, या क्या पता उस पार्टी ने रिकॉर्ड ही नहीं करवाया, तो डिग्री क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अरे सेकंड कंडीशन है जहां पे पता था कि अनसर्टेनिटी है, सुनिएगा बात, जहां पे उसको पता है देयर वाज अनसर्टेनिटी ऑफ जुरिडिक्शन, न्यायालय को पता है कि अनसर्टेनिटी है, लेकिन अगर रिकॉर्ड नहीं किया स्टेटमेंट या पार्टी ने रिकॉर्ड नहीं करवाया स्टेटमेंट, अभी कथित जो भी था उसको लिखित नहीं करवाया है, समझ में आई बात, आप रिकॉर्ड नहीं करवाया उसको, तो सर डिग्री क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली वैलिड। लेकिन यहाँ पे न्यायालय को क्या था सर, न्यायालय को पता था कि देयर इज नो अनसर्टेनिटी, न्यायालय को क्या लगता था कि कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, न्यायालय को लगता था कि हाँ उसके पास में जुरिडिक्शन है, न्यायालय को क्या लगता है यहाँ पे इसके पास में जुरिडिक्शन है। और ट्रायल कोर्ट ने क्या किया सर उस केस में, यहाँ पे कथन लिखित भी हुआ है, रिटर्न भी हुआ है, और न्यायालय ने फिर भी डिग्री पास कर दी है, कोई भी डिग्री पारित कर दी है। तो सर अल्टीमेटली क्या होगा, जब डिग्री आपने पास कर दी है, स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड कर लिया है, तो डिग्री क्या होगी सर, डिग्री सिर्फ एक कंडीशन में वॉइड होगी, और वो कंडीशन क्या है, जब फेलियर ऑफ जस्टिस हो, न्याय की निष्फलता हो। ये बात ठीक है। फोन किसका पड़ा है? अच्छा ठीक है ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। अरे जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं किया तो डिग्री क्या है, वैलिड है, वो तो वॉइड हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुमको फेलियर ऑफ जस्टिस तो तभी प्रूव करना पड़ेगा ना जब तुमने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाया है। तुमने अगर स्टेटमेंट को रिकॉर्ड ही नहीं करवाया तो डिग्री क्या हो जाएगी। अरे बात समझ में आई ऑनलाइन वाले छात्रों, ऑफलाइन वाले छात्रों को समझ में आई बात, आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, बस इतना ही है, ज्यादा पीएचडी नहीं करने का। इधर सेक्शन 19 में आ जाते हैं, कभी कभी मैं मराठी में आ जाता हूँ, मराठी टोन में। इधर पीएचडी नहीं करने का है आपको, है ना, आगे चलने का है। 19 में ही, अब 19 क्या बात बोलता है वो सुनिए। 19 के रिगार्डिंग मैंने एक लाइन लिखवाई थी आप लोगों को, क्या लिखवाया था 19 के रिगार्डिंग मैंने, जब हम 16 पढ़ते, 16 का कौन सा था, ई था एफ था, बताइए मुझे। अरे देख के बता दो। तो हमने वहां देखा था कि दो तरह की प्रॉपर्टी होती है सर, अगर आपने कोई भी टॉट किया है या रॉन्ग किया है, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए किया है तो आप जाओगे 16 में, अगर आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए करेंगे तो कहां चले जाएंगे, 19 में चले जाएंगे, उसी की बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन पढ़िए, where a suit is for compensation for wrong done to the person or to the movable property if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court, the defendant resides or carries on business, personally work for gain within the local limits of the jurisdiction। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं सर, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर, बॉडी के लिए भी आ जाएगा इसमें, कौन सा आ जाएगा, बॉडी के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं असोल्ट और बैटरी, इसका कोई मतलब अंतर बताएगा मुझे। असोल्ट मतलब क्या होता है, अरे मतलब क्या होता है वो बताओ ना, पहली वाली स्टेज क्या है, मुझे तो पहली वाली स्टेज ही नहीं पता, फिर ये एग्जाम में भी लिख के आओगे, इट इज द प्रायर स्टेज ऑफ असोल्ट बैटरी। क्या है असोल्ट और बैटरी, इसको बोलते हैं हमला, बैटरी को क्या कहते हैं आई डोंट नो, ये टोट के टर्म है बेसिकली। लॉ ऑफ टोट तक पढ़ा है आपने, अपकृत्य विधि पढ़ी आपने, लॉ ऑफ टोट्स पढ़ लिया ना, लॉ ऑफ टोट्स, तो हाँ क्या है दोनों का मतलब बताइए।
बैटरी मतलब सर उसको जो एक्शन के बाद थोड़ा उसको मारना फिजिकली इंजरी करना। असोल्ट में सिर्फ और सिर्फ धमकाना होता है कि हाँ भाई ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बैटरी में क्या होता है ना सर, एक्चुअल में जो टच होता है, क्या होता है? टच। किसी को मारना, थप्पड़ मारना, ये सब बैटरी होता है। अब आप कहेंगे सर अगर मारा पीटा तो आप क्रिमिनल में जाओ ना, आप अरे भाई आईपीसी में जाओ या भारतीय न्याय संहिता में जाओ। सीपीसी में क्या काम आ गया इन सबका? इलस्ट्रेशन पढ़िए इसका। काइंडली रीड द इलस्ट्रेशन प्रॉपर्ली। क्या समझ में आया? कहने का मतलब ये है सर, जब ऑलरेडी, सुनिएगा इधर, समझने का प्रयास कीजिएगा प्लीज, बी स्ट्रॉन्ग, समझने का प्रयास कीजिए। अब किसी पे सर, किसी पे आपने बैटरी किया है या असोल्ट किया है, जो लॉ ऑफ टोर्ट में हम पढ़ते हैं, आपके पास में दो तरह की रेमेडी है, आपके पास में दो तरह के अनुतोष हैं, आपके पास में दो तरह के अनुतोष हैं। पहला अनुतोष तो क्या है सर? फर्स्ट रेमेडी जो आपके पास है वो रेमेडी क्या है सर? आप चाहो तो पेनल प्रोविजन में जा सकते हो, आप किसी दंड के प्रावधानों में जा सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो सिविल रेमेडी ले सकते हो। आपके पास दो तरह के अनुतोष हैं, दो तरह की रेमेडीज हैं। आप चाहो तो पिनल जाइए या सिविल जाइए। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपको लगता है कि मेरे को कौन सी रेमेडी लेनी चाहिए? सिविल रेमेडी लेनी चाहिए। मतलब मुझे उसको जेल वेल नहीं भेजना, मैं उसको सू करूंगा। अरे 4 लोगों में इज्जत खराब हुई ना, तो उसके ऊपर एफआईआर करूंगा, फिर वो एफआईआर जगह, भैया मारने पीटने का क्या ऑफेंस है? मारना पीटना 323 में अगर किसी को थप्पड़ मार दिया, बेलेबल ऑफेंस है, जमानत मिल जाएगी उसे। लेकिन आपको जो 4 लोगों में थप्पड़ पड़ा है उसकी गूंज तो आपके कानों में सुनाई देगी ना। आप चाहते हो इसको सिविल में फंसाऊं और 1 करोड़ रुपए का दावा मांग कर लूं? कहते कितने रुपए का? 1 करोड़ का, और पूरा अखबार में पेपर में छपवाऊं कि 1 करोड़ का मानहानि का दावा और जो भी है बैटरी। तो यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है 19 में, जो सीपीसी में इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये बात किसके रिगार्डिंग करता है? ये बात करता है, ये बात किसके रिगार्डिंग करता है सर? ये बात करता है, किसके रिगार्डिंग बात करता है? ये बात करता है सिविल रेमेडीज के रिगार्डिंग, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। अब सेक्शन 19 बोलता है जो एसेंशियल चीज है इसकी, आवश्यक जो शर्त है, एसेंशियल ऑफ सेक्शन 19, वो क्या है सर? एसेंशियल ऑफ सेक्शन 19 क्या है? लिखिए इसमें पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए, ए सूट विद रेस्पेक्ट टू रॉन्ग, ए सूट विद रेस्पेक्ट टू रॉन्ग फॉर कंपनसेशन और डैमेजेस, for compensation or damages, for compensation or damages to the person or any movable property, to the person or any movable property, to the person or any movable property, except
डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट एक्सेप्ट डिस्ट्रेंट एंड अटैचमेंट कैन बी इंस्टीट्यूटेड एक्सेप्ट डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट कैन बी instituted under section 19 can be instituted under section 19 ठीक है। हिंदी में लिखिए ऐसा कोई भी वाद जो कि शरीर या जंगम संपत्ति के दोषों के लिए ऐसा कोई भी वाद जो कि शरीर या जंगम संपत्ति के दोषों के लिए होगा वह वाद धारा 19 के अंतर्गत संस्थित किया जाएगा परंतु यहाँ जंगम संपत्ति के अंतर्गत करस्तम या कुर्की सम्मिलित नहीं होगा क्या लिखवाया मैंने कि सर अगर कोई भी रॉन्ग के लिए फाइल करना है सूट, रॉन्ग किसके लिए? रॉन्ग फॉर कॉम्पनसेशन एंड डैमेजेस। दो चीजों के लिए, किसी पर्सन के लिए या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग और कॉम्पनसेशन फॉर डैमेजेस। अब सर ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जंगम संपत्ति है, इसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी? डज नॉट इंक्लूड करस्तम, कुर्की या फिर रिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये सर ये कहां पे आ गई है पूरी, ये हो चुका है कहां पे 16F। कहां पे है सर ये 16F? सर याद करना स्टार्ट कीजिए और गलत सलत मत बोलिए। 16F में याद नहीं है तो चुप रहिए, याद है तो बोलिए 16F में, क्योंकि ये चीज कहां पे आ गई है 16F में आ गई है। मतलब याद करो क्या बताया था मैंने डिस्ट्रेंट करस्तम के अंदर। मैंने बताया था कि सर फोन है आपका, वो फोन जो है वो अटैच हो गया है। बात समझ में आ रही है? 16F में क्या था कि आपको रिकवरी के लिए सूट फाइल करना है मूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि किसके अंदर है? डिस्ट्रेंट या अटैचमेंट के अंदर है। डिस्ट्रेंट मतलब बताया था मैंने आपको कि सर फोन मेरा गिरवी हो गया वहां पे ना, फोन हो गया गिरवी, तो सूट कहाँ फाइल करूंगा मैं? मान लीजिए मैंने फोन गिरवी लिया था और आज फोन है दिल्ली चला गया फोन, तो सूट कहाँ फाइल कर सकता हूँ मैं? दिल्ली। तो जहां भी प्रॉपर्टी स्थित है वहां सूट फाइल करना पड़ेगा। समझ में आई बात? मान लीजिए मैंने किसी को अपना फोन गिरवी रख के उससे 10,000 रुपये उधार लिए थे, ठीक है ना, और जब मैंने उससे ऐसा किया था, सुनिएगा बात, जब मैंने उसका ऐसा किया था तो करने के बाद क्या हुआ सर, वो आदमी फोन लेके बीकानेर चला गया, तो सूट कहाँ फाइल करूंगा? जहां पे वो प्रॉपर्टी स्थित होगी। समझ में आई बात? लेकिन सेक्शन 19 क्या बोलता है? सेक्शन 19 बोलता है कि इन दोनों को मत इंक्लूड कीजिए, इसके अंदर ये सम्मिलित नहीं होंगे जो चीज है, क्योंकि 16F में आती है, क्योंकि प्रॉपर्टी वहीं स्थित है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके मैं कुछ भी करता हूँ, मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ में रॉन्ग कैसे हो सकता है वो भी सुनिए। अब मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ में रॉन्ग कैसे हो सकता है ये भी सुनिए। सर आपकी गाड़ी थी, ठीक है ना, आपकी गाड़ी आपको किसने दी? आपने किसी को दी अपनी कार, कि भाई आपका दोस्त आया कि यार तेरी कार दे दे, बारिश का मौसम है, नारगढ़ घूम के आते हैं। आपका अच्छा दोस्त है, मना आपका मन तो था नहीं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है ले जाए, ध्यान से जाना, ध्यान से चलाना, यही कहोगे और क्या कहोगे?
उसने सर वो गाड़ी नेग्लिजेंटली ड्राइव करी और उसने वो गाड़ी कहीं ठोक दी और वो आपके सामने टूटी फूटी गाड़ी लाके आपके गैराज में खड़ी करके चला गया। आप तो कोचिंग आए हुए थे। आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके साथ में उसने जो भी रॉन्ग किया है उसके लिए जो कॉम्पनसेशन या डैमेजेस आप मांगेंगे, जो भी आप प्रतिकर मांगेंगे उसके लिए सूट कहाँ फाइल होगा? 19 में। और 19 में सूट कहाँ फाइल होगा उसके बारे में आप सुनिए बात। अगर जहां पे भी ये वाली परिस्थिति होती है ना तो सूट कहाँ फाइल होता है? अरे समझ में आई? पर्सन का तो समझ में आएगा तुमको, इसमें तो बहुत सारे हो सकते हैं। असोल्ट ले लो, बैटरी ले लो, नेग्लिजेंस ले लो, नेग्लिजेंस तो नहीं, इसमें वो ले लो, डिफेमेशन ले लो। अरे मानहानि भी हुआ ना इसके अंदर, किसी पर्सन की मानहानि कर दी आपने, सूट कहाँ फाइल करोगे? 19 में। अब सूट होगा कहाँ का फाइल? तो लिखिए ऐसे, वाद निम्न जगह संस्थित किया जाएगा। वाद, द सूट कैन बी फाइल्ड एट फॉलोइंग प्लेसेस। द सूट कैन बी फाइल्ड एट फॉलोइंग प्लेसेस। वाद निम्न जगह संस्थित किया जाएगा। पहला, जहां वाद हेतु उत्पन्न हुआ है, वेयर कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, वेयर कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, जहां वाद हेतु उत्पन्न हुआ है। दूसरा लिखिए, वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स, वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स, जहां जहां प्रतिवादी निवास करता है, जहां प्रतिवादी निवास करता है। दूसरा लिखिए, जहां प्रतिवादी निवास करता है, वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स। तीसरा लिखिए, वेयर डिफेंडेंट पर्सनली वर्क फॉर गेन, जहां जहां प्रतिवादी अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, जहां प्रतिवादी अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, वेयर डिफेंडेंट पर्सनली वर्क फॉर गेन, वेयर डिफेंडेंट पर्सनली वर्क फॉर गेन। टाइम चाहो प्लीज निशांत। वेयर डिफेंडेंट पर्सनली वर्क फॉर गेन, जहां प्रतिवादी स्वयं अभिलाभ के लिए काम करता है। थर्ड लिखिए, जहां प्रतिवादी कारोबार करता है, वेयर डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस, वेयर डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस, वेयर डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस। तो सूट कहाँ का फाइल होगा सर? बात समझ में आ गई? सर आपकी कार ले गया आपका दोस्त, नाहरगढ़ में ठोका है उसने। कहाँ पे गाड़ी ठोकी है? नाहरगढ़ में गाड़ी ठोक दी, उसकी लापरवाही से चलाई उसने, नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस है। तो केस कहाँ फाइल हो सकता है? नाहरगढ़ की जो भी कोर्ट लगती है उस एरिया की, वहां केस फाइल कर लो। तो मतलब बात ये समझा रहा हूं मैं आपको कि अगर कोई भी आदमी कोई भी दोष करता है किसी भी ऐसी संपत्ति है जहां पे कॉम्पनसेशन और रॉन्ग लेना है, आपको प्रतिकर लेना है, किस संदर्भ में? किसी पर्सन या फिर किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी के संदर्भ में। तो सर पर्सन के संबंध में तो जहां पे डिफेमेशन किया है, जहां पे उसको मारा पीटा है, सिविल रेमेडी की बात कर रहा हूं मैं। डिफेमेशन भी दो तरह से होता है, डिफेमेशन में भी दो तरह की प्रतिकर मिलते हैं, दो तरह की रेमेडीज है। एक तो आप आईपीसी के उसमें 499 500 में जाओ, या फिर आप सिविल में आओ, सिविल में केस फाइल करो। समझ में आई? दूसरा, मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति। अब जंगम संपत्ति में भी सर उसमें भी करस्तम और कुर्की नहीं आएगा। तो करस्तम और कुर्की कहाँ पे आ गया है? रिस्ट्रेंट और अटैचमेंट कहाँ पे आ गया है? 16F में आ गया है। ये बात समझ में आई? 19 का गेम और करें यहाँ पे। हाँ, क्या है इसमें? अरे भैया, तो प्रतिवादी कहाँ रहता है? दिल्ली में तो रहता है। इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है अपन को? गलती इंग्लिश पढ़ने की है, उसको समझने की। देखिए लोकल लैंग्वेज को पकड़ना सीखिए। थोड़ा सा प्लीज नोवेल वगैरह पढ़ना स्टार्ट कीजिए आप लोग, अभी आपके पास बहुत टाइम है। देखिए जो बच्चे अभी 2-3 साल बाद एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे, वो थोड़ा सा नोवेल्स वगैरह को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप दोनों मेरी बात सुन रहे हैं? थोड़ा सा आपकी इंग्लिश रीडिंग की हैबिट बनाओ। कुछ भी पढ़ो, 2 स्टेट्स पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो, किसी को भी पढ़ो, मतलब लेकिन प्लीज थोड़ा सा इंग्लिश में थोरोली पढ़ना सीखिए। बच्चों के एग्जाम में छूट जाते हैं ना पेपर, वो क्यों छूटते हैं उसका मेन रीजन बता देता हूँ मैं, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग की स्पीड, इंग्लिश रीडिंग की स्पीड नहीं है, स्पीड से नहीं पढ़ते, क्योंकि पहली बार में चीज ही समझ में नहीं आती कि क्या बोलना चाह रहा है। तो बहुत 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 अच्छी वोकेबलरी थोड़ी यूज होती है आरजेएस के पेपर्स में, ये बताओ। उनको तो बस ये लगता है सवाल बड़ा हो गया। अरे सवाल बड़ा नहीं हुआ, फोंट बढ़ा दिया उसका। अपने यहाँ जो पेपर हुए थे टेस्ट सीरीज, उसका फोंट था 12, आरजेएस देते 16 के फोंट में, उनका पेपर 40 था, हमारा 12 के फोंट में 26-27-28 पेज बनते हैं।
टेक्निकली देखा जाए तो हमारे यहाँ का पेपर ज्यादा बड़ा था। तुमको भी 40-50 का फोन का पेपर पकड़ाऊंगा ना तो तुम कहोगे अरे सर इतना बड़ा पेपर। मेरी बात समझिए, इंग्लिश स्पीकिंग की अगर आपको इंग्लिश की रीड करने में दिक्कत आती है, आप इंग्लिश मीडियम है उनके लिए कह रहा हूं मैं ये बात। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो तो इनको तो हिंदी में रीड करना उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो उनके लिए तो ऐसा है जैसे कि अखबार पढ़ रहे हो। तुम लोग ना तो अखबार पढ़ते हो, तुम्हें शकल से बता देता हूँ मैं, ना तुम अखबार पढ़ते हो ना तुम इंग्लिश की कोई बुक पढ़ते हो, तुम सिर्फ लो पढ़ते हो, वो भी बैरेट के 4 शब्द जो मैं बताता हूँ। कैसे होगा पार? इंग्लिश पढ़ना सीखिए। आप ही इन चीजों पे सुधार करेंगे तो इसके लॉन्ग टर्म परिणाम देखोगे तुम लोग। जजमेंट्स पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं सर नॉवेल्स को मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, अरे तो केशवानंद भारती पढ़ लो, जाओ पूरा 100 150 200 पन्नों का है, 150 हजार हजार के ऊपर पन्ने शायद उसमें। पढ़ ली केशवानंद भारती। नहीं पढ़ सकते केशवानंद भारती तो छोड़ो, सब कुछ नहीं पढ़ना। उसको भी नहीं पढ़ने की इच्छा है तो आप बुक्स ले आइए, लोग की बुक्स पढ़िए। प्लीज पढ़िए, जितना पढ़ेंगे ना भी उतना आपकी रीडिंग करने की क्षमता बढ़ेगी। और ये बात जो ऑनलाइन एक दो छात्र बैठे ना उनके पे भी लागू होगी, ठीक है ना। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि सर के सामने नहीं है तो सर समझ नहीं रहे, सर सब समझते हैं। तुम नॉवेल्स नहीं पढ़ते, नॉवेल्स पढ़िए यार। टू स्टेट, क्या नाम है इस ऑथर का, क्या नाम है उसने जो टू स्टेट लिखी थी? हाँ चेतन भगत को पढ़िए, उसकी सारी अच्छी है। तुमको नहीं है नोवेल तो मेरे से लो नोवेल, मेरे पास बहुत बहुत नॉवेल्स पढ़े। तो सर नोवेल दे दो कोई पढ़ने के लिए, एक ही शर्त पे दूंगा, उसको उसको सब्जी नहीं खिलाओगे, ठीक है ना। तेल में एक तो पीली कर लाओगे यानी मेरी नोवेल को, एक बारिश में भिगाओगे नहीं, ऐसा नहीं पन्ने हो गए मोटे। दो ही शर्तों में आपको मैं नोवेल दे दूंगा। बहुत सारी बुक्स पढ़ी है मेरे पास इतनी बुक्स पढ़ी है आप सोच नहीं सकते। अगर मैं अगर छोटी गाड़ी कार पूरी भर के भी लाऊं ना तो भी पूरी बुक्स नहीं आ सकती मेरी, इतनी बुक्स है मेरे पास घर पे, और इतने सारे नॉवेल्स हैं। आप ये मानेंगे नहीं कि मुझे पढ़ने का इतना शौक है कि जब भी मैं, अब तो पुरानी लाइफ की क्या बात करूं मैं, क्या बात पुरानी लाइफ की क्या बात करूं, लेकिन हाँ पहले क्या होता था कि जब भी मैं ट्रेवल करता था तो मैं कभी मैं अपनी ट्रेन से ट्रेवल करना मैंने छोड़ दिया है। मतलब ऐसा हो गया साल हो गए ट्रेन से ट्रेवल किए, हमेशा मैं फ्लाइट से ट्रेवल करता था। और हमेशा जैसे मैं कोई क्या होता है ना एयरपोर्ट पे, अच्छे एयरपोर्ट पे, जयपुर वाला एयरपोर्ट नहीं, बैंगलोर जाओगे, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर वाला जो एयरपोर्ट है वहां पे अच्छी अच्छी बुक स्टोर्स होती है। तो वहां से मैं अच्छी अच्छी नॉवेल्स उठा के लेके आता था। वो भले से मेरे को डबल प्राइस में पड़ती थी पर मैं उठाता था। लोगों के शौक होते ना खरीदने के, पर मेरा शौक था बुक्स खरीदने का। अभी लास्ट नॉवल जो मैंने पढ़ा है वो मैंने पढ़ा है कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल मेजर टाइनी डिलो का। एक टाइनी डिलो ने एक मेजर वो बुक लिखी है, उसका नाम है कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। बुक का नाम क्या है? कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। अब मैं इस सबके पढ़ाने के साथ में ये टाइम भी निकालता हूँ रोज के, मैं आप मानेंगे नहीं, रोज के मैं अराउंड 50-60 पन्ने में पढ़ता हूँ। अब ये उसमें पूरा ऑपरेशन बता रहे थे वो कि जब पुलवामा अटैक हुआ था ना, वो वैन घुसा दी थी वैलेंटाइन डे के दिन अपनी बस में, सीआरपीएफ वाली कॉन्वॉय में घुसा दी ना। कौन सा दिसंबर था वो? अरे वो था वो क्या, वैलेंटाइन डे कब आता है सबको पता है? 14 फरवरी 2019 की बात है। हाँ जो भी है, 14 फरवरी 2019 की बात है। तो उसकी स्टोरी उन्होंने डाली है पूरी। उस टाइम पे वो लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे, नॉर्थ नॉर्थ ब्लॉक के जो अपने इंडिया का, उसके सबसे सुपीरियर आर्मी हेड थे वो वहां के। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसका जो मॉड्यूल था पूरा जिसने बम विस्फोट किया था, उसका नाम था, उसके हेड का नाम था गाजी। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऐसे कहते हैं कि ऐसे कितने ही गाजी आए और कितने गाजी गए, लेकिन भारत को कुछ नहीं होने देंगे, ऐसे बोलते हैं वो। उनकी बुक का नाम भी वही है, कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। तो मैं उसी को पढ़ रहा था। इट्स ए वंडरफुल बुक। क्या लिखा है उन्होंने, उन्होंने पूरा बताया कि कैसे हमने बर्स्ट किया उस मॉड्यूल को। तुमको थोड़ा पढ़ना चाहिए, तुमको बुक चाहिए तो मेरे से लो। बहुत पहले एक टाइम था जब मैं किलो के भाव में बुक्स लेके आता था। बुक्स पढ़ने की हैबिट डालिए प्लीज। आप जो जितना पढ़ेंगे ना उतना ही आप रीडेबल होंगे, नॉलेजेबल होंगे। ये ये दिक्कत है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है बैरेक ने गलत लिखा हुआ है। सेटिंग पहले पहले से समझा था, वापस से जो पढ़ा वापस
इसको बोलते हैं कि चीजें बहुत ज्यादा मेमोराइज नहीं रह पाती इस उम्र में। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, सबकी। तो थोड़ा सा पढ़ने की हैबिट डालिए प्लीज। शार्पनेस, ब्रिलियंसी ऑफ माइंड एक दिन में नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? वक्त लगेगा। चलिए, सेक्शन कौन सा स्टार्ट करना है? अब 19 का गेम ओवर हो चुका है, 21 स्टार्ट करते हैं। आज बड़ा ड्राई सा डे है। ड्राई डे का डे मतलब आज, हाँ, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सॉरी, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेहा मैम ने बोला है कि सर समोसा और लड्डू मंगा के रखिए आज प्लीज। तो मैं समोसा मंगा लेता हूँ, थोड़ा लड्डू मंगा लेता हूँ, समोसे तो फिर बाद में गरम गरम मंगवा लेंगे, है ना? तुम लोगों के लिए। अरे यार, आज ना क्लास इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि संडे, मंडे और ट्यूसडे की, मैं ऐसा नहीं हूँ कि 5 दिन तक 21 तक छुट्टी दे दी आप लोगों की। अपने ऐसा नहीं है सर, क्या करूंगा मैं तो छुट्टी देके? मेरा मेंस है बच्चों का मेंस नहीं क्या यार अभी? तुम लोग छुट्टी दे दूंगा फिर मैं तो क्या करूंगा? मेरे को तो कोचिंग आना ही है। तो क्लास तो चलेगी। मैं तो सोच रहा था संडे को भी क्लास ले लूं इस बार। अरे तुम लोगों को जाना है ना, तुम लोगों को, बस ये दिक्कत है। नहीं नहीं नहीं, बहनों का त्योहार है, इसको नहीं कर सकते मैडम। वो ना लड्डू मंगा लेते, समोसे के समोसा अलग से मंगवा लूंगा, ठीक है? आधा किलो मंगा लो, और क्या, आधा किलो, 1 किलो मंगा लो। शाम वाले बेच तक चल जाएंगे ना, शाम को भी तो हमारे बच्चे आएंगे प्यारे। पेपर मत मंगवाओ, मैं ले आऊंगा तो। ठीक है, ठीक है मैम। तो लड्डू मिल जाएगा, शाम तक के लिए लड्डू मंगवा ली। आई थिंक 1 किलो सफिशिएंट है अपने लिए, और बच जाएगा तो बांट देंगे, गरीबों को खिला देंगे। किस में आइए प्लीज। देखिए 21 की बात करते हैं, सेक्शन 21 को समझिए प्लीज, ठीक है ना? 21 बोलता है ऑब्जेक्शन एज टू जुरिस्डिक्शन। क्या बोलता है सेक्शन 21? अरे समझाऊं के सेक्शन दोनों 19 के, समझ में नहीं आए तो आ जाओ एक बार 19 के सेक्शन देख लो पहले। क्या बोलता है पहले सेक्शन? ए रिजाइडिंग दिल्ली। भाई ए कहाँ रहता है? अरे सबसे अच्छी, तुमको कभी भी कोई समझ में नहीं आया ना तो सबसे पहले बताऊं डायग्राम, इधर देखिए सर, सोल्व कैसे किया जाता है। इनिशियल स्टेज बता रहा हूँ, शुरुआती स्टेज। अगर आपको लगता है ना कि यार मेरे को समझ नहीं आती क्या लिखा है लोग की लैंग्वेज में, कुछ नहीं करना, डायग्राम बनाना स्टार्ट करो। ए कहाँ रिजाइड करता है? कहाँ रहता है ए? दिल्ली में। ये बी को, जो बी है, बी कहाँ रहता है इसका कुछ पता नहीं है, लिखा है कि उसमें कलकत्ता रहता है, तो फिर अपनी तरफ से फैक्ट अज्यूम मत करो। लेकिन भाई साहब बी को कहाँ पीटता है, मारता कहाँ पे? तो मतलब कोज ऑफ एक्शन कहाँ राइज हुआ है, वाद हेतु कहाँ पे आया है? अगर तुम पूरे सेक्शन को पढ़ोगे ना 19 को, पूरे 19 में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोज ऑफ एक्शन पे भी सूट फाइल हो सकता है, लिखा है क्या कहीं पे? कोई बात नहीं तो, अरे भैया जो इलस्ट्रेशन होते हैं ना, दृष्टांत होते हैं ना, इलस्ट्रेशन ही सेक्शन का रूप है, समझ लो बात। मतलब अगर आपको कोई चीज समझा नहीं पा रहा है सेक्शन, तो उसको आगे जाके और समझा रहा है इलस्ट्रेशन के रूप में। देखिए सर, इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शन, प्रोवाइजो, जितने भी होते हैं ना सर, मतलब स्पष्टीकरण हो गया, परंतु हो गया, या फिर नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज हो गया, या दृष्टांत हो गए, ये सब क्या करते हैं, ये सेक्शन का एक्सटेंडेड रूप है। तो सेक्शन नहीं लिख पा रहा ना थोड़ी चीज, वो इलस्ट्रेशन के माध्यम समझो। क्या इलस्ट्रेशन रूल्स नहीं बनाते, क्या नियम नहीं बनते क्या इलस्ट्रेशन से? आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं पढ़ा है सेक्शन 18? आपने वो पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉड पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? फ्रॉड, ड्यूटी टू स्पीक। उसमें वो घोड़ा पागल होता है, उसकी बाप की जिम्मेदारी होती है, उसके पिताजी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के अंदर। तो आपको समझ में आएगा ना कि मतलब कि इलस्ट्रेशन से नियम आया है कि ड्यूटी टू स्पीक कहां पे है, जहां पे संबंध ऐसे हैं जहां पे आपसी प्रेम और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन 17 के अंदर। आप 17 के अंदर इलस्ट्रेशन देखना,
तो वहां से आपको पता लगेगा कि भाई ड्यूटी टू स्पीक, बोलने का कर्तव्य वैसे होता नहीं है, लेकिन जहां पे ऐसे संबंध होते हैं, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स हैं, वहां पे आपको बोलना है। इलस्ट्रेशन से आया ना ये नियम। तो इलस्ट्रेशन क्या करते हैं, नियम बनाते हैं। चलिए आगे चलिए, मैं बताऊं। तो सर डायग्राम बनाओ, ए का रहता है दिल्ली में, बी का रहता है पता नहीं है, लेकिन मारा कहां पे, कोलकाता में। अब हमारे नियम के हिसाब से सेक्शन 19 में कहां का सूट फाइल हो सकता है, जहां पे कोज ऑफ एक्शन आया है, या फिर जहां पे प्रतिवादी प्रतिवादी क्या करता है सर, रहता है। तो दोनों जगह है हमारे पास, तो सूट कहां फाइल होगा, या तो दिल्ली में फाइल होगा, या फिर आंसर क्या दिया हुआ है उधर, ये दिया हुआ है। तो डायग्राम बना लो ना तुम, क्या दिक्कत है। अलग अगला अगला डायग्राम देखो भाई, ए का रहता है दिल्ली में रहता है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या काम करता है सर, कैरीज ऑन बिजनेस कहां करता है, कैरीज ऑन बिजनेस कहां करता है, या फिर कोर्स ऑफ एक्शन कहां राइज होता है, कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता में छाप देता है कोई चीज, डिफेमेटरी सूट। तो बी चाहे तो दिल्ली में सूट फाइल करे, या फिर कोलकाता में करे। डन। डायग्राम बनाओ, नहीं समझ में आ रहा, डायग्राम बनाओ, 2 मिनट भी नहीं लगता, हार्डली 1 सेकंड लगता है। अब तुमको समझ में आता है ना कि लोकी लैंग्वेज टफ है, डायग्राम बनाइए, मैं एक डायग्राम, आप डायग्राम बनाएंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, थोड़ा सा अभी इस क्लास के बाद थोड़ा सा वो हो जाएगा, हाई हाई स्नैक्स वगैरह रख देंगे, जैसे मिठाई आ जाएगी, समोसे मंगवा लेंगे बाहर से, समोसा और लड्डू बनता है एक तो ना। आज तो यार खुशी की बात है, हमारे कितने क्रांतिकारी भाइयों ने जान दी इस चक्कर में। एक हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश बेवकूफ, जिन्होंने आजाद करवाया, उन्हीं की लंका लगाने लगा हुआ है। हाँ, सोचो कितने बददिमाग होंगे। 2 तरह के लोग थे वहां पे, एक तो थे क्रांतिकारी लोग जिन्होंने आजाद कराया, दूसरे थे रजाकार। रजाकार वो लोग थे जो कि लड़ रहे थे क्रांतिकारियों से कि हमें आजाद नहीं होना पाकिस्तान से। समझ में आई बात, क्या बोल रहे थे कि हमें आजाद नहीं होना पाकिस्तान से। और दूसरे टाइप वो लोग थे जो बोल रहे थे कि हमें पाकिस्तान के साथ ही रहना है। एक पाकिस्तान से आजादी के लिए संघर्ष करे थे 1971 में, और एक तरह के लोग वो थे जो बोल रहे थे नहीं हमें पाकिस्तान के साथ ही रहना है। ये जो भी पाकिस्तान के साथ रहना है, जो भी पाकिस्तान के वो थे, समर्थक थे, इनको बोला गया रजाकार। रजाकार जो है, सुनिएगा बात, रजाकार जो है इनका हमेशा क्या मानना था कि हमें पाकिस्तान के साथ ही रहना है। तो आज जो बांग्लादेश में स्थिति हुई है वो रजाकार की वजह से हुई है। अब हिंदू उसको मार रहे हैं, बहन बेटियों को बिठा दिया, देखा अगर आपने वीडियोस देखे हो तो, उनको बिठा दिया, उनसे माफी मंगवा रहे हैं, उठक बैठक लगवा रहे हैं। तो ऐसे ये मूर्ख लोग हैं। इसमें शेख हसीना की गलती लगती है मुझे पूरी। किसकी गलती लगती है, शेख हसीना की। भैया वो 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी थी, 10 साल से प्राइम मिनिस्टर थी। विपक्ष के नेता जो खालिदा जी है उसको जेल में डाल रखा है। इस बार जो चुनाव हुए, अभी लास्ट ईयर जो चुनाव हुए उनके वहां पे, चुनाव में जीत भी गई, और फुल धांधली से जीती। उसको समझाया भी लोगों ने बिठा के कि मैडम इस बार चुनाव हार जाइए, आप ही आएंगे वापस। समझ में आई बात। मान लीजिए मोदी जी चुनाव जीते जा रहे, 25-30 साल से मोदी जी बन रहे हैं। समझ में आई बात। और लोग आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में भ्रष्टाचार चल रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो लोगों का जो आक्रोश है वो तो बाहर निकलेगा ना, वो तो कहेगा भगाओ इन सबको। आप समझ रहे हैं बात। तो वो वाली बात हो गई वहां पे। तो अब वो अपने आजादी को सेलिब्रेट नहीं करते। पहले उनके यहाँ 15 अगस्त की छुट्टी हुआ करती थी, आपको पता है बात। बांग्लादेश में 15 अगस्त की छुट्टी होती थी, भारत को आजादी दी थी ना, इसलिए वो भी छुट्टी होती थी कि हम भी छुट्टी मनाएंगे। 15 अगस्त को वो भी आजाद हुए। छोड़ो अब उनको क्या बात करें। तो कुछ मुल्क होते हैं, लेकिन अपना मुल्क जो है सबसे प्यारा है, अपना भारत सबसे प्यारा है। मैं तो तुम्हें से बताऊं, अपने भारत में देखो घटना तो हर जगह के माइनॉरिटी परेशान है। अगर आपको लगता है ना कि माइनॉरिटी के साथ भारत में घटना होती है, जैसे मैं कहता हूँ ना कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भारत में जो अल्पसंख्यक है उनके साथ में गलत होता है, ये होता है, वो तो हर देश में होता है। अमेरिका में जाएंगे, अपने यहाँ तो बहुत बहुत मामूली सा होता है, होता तो है, देखो मैं मना नहीं करूंगा, अल्पसंख्यक के साथ थोड़ा भेदभाव तो होता है। लेकिन आप कभी कभी वहां जाना,
आप अमेरिका जाइए, वहां पे जो ब्लैक्स हैं उनके साथ होता है। मैं एक जू कम्युनिटी के पास गया था, पारसी जो होते हैं ना, पारसी, टिपिकल पारसी, उनके साथ मैंने खाना खाया बैठ बैठ के। वो आपको किचन में एंटर भी नहीं होने देते अपने। मेरे साथ भी तो हो गया फिर भेदभाव। उनके रिचुअल्स हैं वो। अभी जनरल बात क्या होती है, बहुत से लोग कहते हैं कि गांव में जाते हैं तो आज भी भेद किया जाता है समाज विशेष के साथ में। वो उनको पता नहीं है, ये बात उनके रिचुअल्स में, उनके उसमें आ चुकी है। जैसे होता है ना कि जैसे रीति रिवाज होते हैं उस टाइप के हैं पुराने। आप पुराने लोगों को नहीं नहीं समझा सकते। मेरा एक दोस्त था, तो एक एग्जाम था, कोटा में सेंटर आया था, तो उसको मैंने बूंदी बुला लिया था कि तू बूंदी आ जाना। उस टाइम में बूंदी था, तो अब एग्जाम देने जाना था। हमारी ये तो वही आदत, रूम पे रहते थे सारे, एक ही थाली में सारी रोटी जमा ली, जो भी सब्जी बनी है झोल वाली उसको ऊपर से डाल दिया, वही आदत। तो भाई अब एग्जाम के लिए निकलना था, तो वो थोड़ा पढ़ रहा था घर में मेरे। तो मैंने कहा यार कोटा निकलना है, कोटा अराउंड 35-40 किलोमीटर दूर है बूंदी से। तो मैंने कहा चलो चल लेंगे अपन। तो मैं उसने बोला खाना ले आ, बस खाना खा के निकलते। मैंने कहा ठीक है खाना खाते हैं। मैंने क्या किया, एक ही थाली में दोनों का सब्जी ले आया। दादी वहीं बैठी थी, उन्होंने देख लिया, तो बहुत तमाशे हुए। जब मैं एग्जाम दे के घर लौटा ना शाम को, बहुत तमाशे हुए घर। मैंने कहा यार अब कैसे समझाऊं मैं। तो वो जो चीज है, जैसे जैसे रीति रिवाज इनकलकेट होते हैं वैसी चीज है वो। और इसका मतलब ये नहीं कि बहुत नफरत या हीन भावना वाली बात नहीं है। वही उतने प्यार से रखते हैं, बस खाना अलग अलग खाओ, एक थाली में मत खाओ। अब ये चीजें होती है, आप उसको, अब उनको समझाना बहुत मुश्किल है। मैं भी आपकी उम्र में था, जब था तब मैं भी बहुत वो विरोध करता था कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, हम तो खाना साथ ही खाएंगे, हम दोस्त हैं, वहां पे भी साथ खाते हैं, आप थोड़ी देखने आते हो। अब मेरे आर्ग्यूमेंट सुनो आप। इन घर वालों को समझाना इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब जो है वो है, अब क्या, क्योंकि मैं कहां से पढ़ा हूँ, रायसन यूनिवर्सिटी। वहां तो सर सारे हॉस्टल वाले लड़के तो ऐसे रहते हैं ना सारे। आर्यू से जब मैं पढ़ा हूं तो मेरे को तो पता है ना कि क्या चीजें हैं। चलिए 21 में आइए। देखिए सर 21 बात करता है डिफेक्ट इन जुरिस्डिक्शन। जब भी कोई त्रुटि है अधिकारिता के अंदर, डिफेक्ट इन जुरिस्डिक्शन क्या होता है, इस सेक्शन 21 की बात कर रहे हैं हम। सेक्शन 21 डिफेक्ट इन जुरिस्डिक्शन। अब सुनने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए डिफेक्ट इन जुरिस्डिक्शन 3 तरीके से होता है। पहले मैं बात करता हूं सब्जेक्ट मैटर की। देखिए सर, अगर डिफेक्ट इन जुरिस्डिक्शन है और सब्जेक्ट मैटर कोर्ट ने सुन लिया है उसको, या फिर गलत सब्जेक्ट मैटर कोर्ट के पास चले गए, गलत विषय वस्तु न्यायालय के समक्ष आप चले गए। जैसे आपके बीच में जो डिस्प्यूट था, जो विवाद था, वो बेसिकली किस चीज को लेके था, जमीन को लेके। किसको लेके था, है ना सर, लैंड को लेके आपके बीच में एक डिस्प्यूट था। आपने केस फाइल कर दिया सर फैमिली कोर्ट में, कुटुंब न्यायालय में। अब जो डिग्री यहां से ही फैमिली कोर्ट से, ये क्या वैलिड होगी वॉइड होगी, ये वैध होगी शून्य होगी। जमीन का डिस्प्यूट था, फैमिली कोर्ट में सूट फाइल कर दिया, शून्य होगी। इसको बोलते हैं लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। मतलब विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता ना होना। जब भी कोई न्यायालय ने डिग्री पास कर दी है जिसके पास में विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता ही नहीं थी, जैसे मान लीजिए, एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे रेंट का मामला है। किसका मामला है, रेंट का मामला है। अब रेंट कंट्रोल के लिए क्या बनी हुई है, रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है, किराया नियंत्रण अधिनियम बना हुआ है। रेंट कंट्रोल एक्ट के लिए रेंट से संबंधित जितनी भी चीजें उसके लिए रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है। आपको जाना कहां पे, रेंट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी के पास में, है ना। आपको कहां जाना है, रेंट ट्रिब्यूनल के पास में जाना है। लेकिन आप कहां चले गए सर, आप कहां चले गए, सिविल कोर्ट में। और सिविल कोर्ट ने उसमें क्या दे दी,
केस क्या हो गया, डिक्री क्या हो गई, शून्य, वॉइड। ये दो एग्जाम समझ में आया कि अगर आप जाते हो, ये सेक्शन 21 जो है ना, ये डील करता है सर अपील से। आप अपील में जाएंगे ना सर, अरे सर जजमेंट आ जाएगा, फिर जाएंगे अपील में और बोलेंगे ना सर डिफेक्ट है सर जुरिडिक्शन में, सर त्रुटि है अधिकारिता में, बोलेंगे नहीं बोलेंगे कि सर डिफेक्ट है जुरिडिक्शन के अंदर। उसी के रिगार्डिंग मैं समझा रहा हूं। एक डिफेक्ट आप लेंगे, कोर्ट डज नॉट हैव टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। न्यायालय के पास लिखिए, इन सबको बनाते चलिए, न्यायालय के पास क्षेत्रीय अधिकारिता या क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है। कोर्ट डज नॉट हैव टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, न्यायालय के पास क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है। दूसरा, कोर्ट डज नॉट हैव पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, न्यायालय के पास या न्यायालय के समक्ष धनीय अधिकारिता नहीं है, न्यायालय के समक्ष धन संबंधी अधिकारिता नहीं है, इसलिए कि न्यायालय के समक्ष धन संबंधी अधिकारिता नहीं है। कोर्ट डज नॉट हैव पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, कोर्ट डज नॉट हैव पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। अब देखिए सर, जो सेक्शन 21 है, देखिए सर जो सेक्शन 21 है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें लगेगा, इन दो केसेस में लगेगा। इसमें लगेगा सेक्शन 21 सिर्फ इन दो केसेस में लगेगा, क्योंकि सर ये तो आपको पता है शुरुआत से शून्य हो जाती है। ये क्या है सर, वॉइड। ये क्या है सर, शून्य है सर। बात समझ में आई? आज तो पुष्पा 2 रिलीज होने वाली थी ना, उसकी डेट बढ़ा दी क्या उन्होंने? दिसंबर दिखा रहा है, 6 दिसंबर को होगी रिलीज। हाँ पुष्पा, हाँ यार पुष्पा देखने की इच्छा थी मेरी। 15 अगस्त का कोई कह रहा था मुझे। स्त्री आ रही है आज, स्त्री 2। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब पुष्पा 2 देखने जाएंगे। पुष्पा 2 शायद दिसंबर में आ रही है, 6 दिसंबर को आ रही है शायद ना। अब तो कहीं टाइम मिलेगा देखने का, 6 दिसंबर को तो कहीं टाइम है। चले आगे चले, लिख लिया, ये समझ में आएगी कहानी। लिखिए इसमें if the trial court does not have if the trial court does not have pecuniary or territorial jurisdiction, if the trial court does not have pecuniary or territorial jurisdiction, it will be called technical defect. It will be called technical defect, and decree is not void, and decree is not void per se, and decree is not void per se। हिंदी में लिखिए, यदि प्रथम बार के न्यायालय के समक्ष यदि प्रथम बार के न्यायालय के समक्ष धन संबंधी या क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है, या क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है, तो इसे
तकनीकी त्रुटि माना जाएगा, तो इसे तकनीकी त्रुटि माना जाएगा। तकनीकी त्रुटि, तो इसे तकनीकी त्रुटि माना जाएगा। और 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 डिग्री प्रारंभ से ही शून्य नहीं होगी, 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 और डिग्री प्रारंभ से ही शून्य नहीं होगी। ठीक है ना, आगे लिखिए। However, if there is no subject matter jurisdiction, 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 then decree is void per se, then decree is void per se, then decree is void per se, then decree is void per se। हालांकि हालांकि लिखिए, हालांकि यदि न्यायालय के समक्ष, हालांकि यदि न्यायालय के समक्ष विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता नहीं है, हालांकि यदि न्यायालय के समक्ष विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता नहीं है, हालांकि न्यायालय के समक्ष विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता नहीं है, न्यायालय के समक्ष विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता नहीं है, विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता नहीं है, तो ऐसी डिग्री प्रारंभ से ही शून्य मानी जाएगी, तो ऐसी डिग्री प्रारंभ से ही शून्य मानी जाएगी, तो ऐसी डिग्री प्रारंभ से ही शून्य मानी जाएगी, तो ऐसी डिग्री प्रारंभ से ही शून्य मानी जाएगी। ब्रैकेट पढ़िए और ब्रैकेट में आइए, यहां लिखा हुआ है नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग, एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग। क्या लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है सर इन्होंने, नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग। अब प्लेस ऑफ सुइंग का मतलब क्या है हिंदी में, अगर मैं पढ़ूं तो इसे वाद लाने के संबंध में, वाद लाने के स्थान के संबंध में, क्या लिखा हुआ है, वाद लाने के स्थान के, वाद लाने के स्थान के संबंध में। तो जो स्थान दिया हुआ ना सर, ये स्थान, ये जो प्लेस है, ये प्लेस किसकी बात कर रहे हो आप, ये यहाँ पे जो भी प्लेस की बात कर रहा है, ये प्लेस कौन सा होगा सर, टेरिटोरियल और पिक्यूनियरी, मतलब धन संबंधी और क्षेत्रीय अधिकारिता की बात कर रहा है। ये बात समझ में आई। ये प्लेस ऑफ सुइंग का क्या मतलब हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट में लिखा हुआ है ना, वाद लाने के स्थान में, तो स्थान का मतलब क्या, वाद लाने के स्थान का मतलब सब्जेक्ट मैटर नहीं है यहाँ पे। प्लेस ऑफ सुइंग का जो यहाँ पे मतलब है वो है टेरिटोरियल, टेरिटोरियल और कौन सा, ठीक है, धन संबंधी अधिकारिता और क्षेत्रीय अधिकारिता, ये दो आएंगे। लिखा हुआ है ना डायरेक्ट में, पहली लाइन पढ़िए आप, लिखा है ना वाद लाने के स्थान के संबंध में, नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग। आगे पढ़िए, शेल बी अलाउड बाय अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट, किस अलाउ नहीं किया जाएगा, मान्य नहीं किया जाएगा, आक्षेप में किस संबंध में कोई भी आक्षेप किसी भी अपील या पुनरुच्चार न्यायालय में तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। मतलब आपने जो ऑब्जेक्शन जो फाइल करना था, आपको जो ऑब्जेक्शन फाइल करना था सेक्शन 18 के अंदर, सबसे पहले आपको वहां पे ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए था। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने वाली बात थी ना, जब आप कह रहे थे सर क्या क्या फायदा है उसका, उसका फायदा ये है, बात समझ में आई। ये कह रहा है कि आप such objection was taken in the first instance at the earliest possible opportunity in all cases issues are settled। और कब तक कराना है सर आपको, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के पहले करवाना है। कब करवाना है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, विवादों के स्थिरीकरण के पूर्व। लिखा हुआ है ऐसे, देखिए उसमें लिखा हुआ है जब तक कि ऐसा आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर उन सभी मामलों में जिनमें विवादक स्थिर किए जाते हैं ऐसे स्थिरीकरण के समय या उससे पहले न किया गया हो, जब तक इसके परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता नहीं हुई हो। अब ये क्या बोल रहा है वो सुनिए। मान लीजिए एक केस हुआ है ए वर्सेस बी के बीच में, ठीक है ना सर, प्रॉपर्टी स्थित है एक जयपुर में, एक प्रॉपर्टी स्थित है कोटा में, ठीक है। सूट फाइल कर दिया ए ने कोटा में, कहां पे सूट फाइल किया, ही फाइल्ड इंस्टीट्यूटेड सूट इन
डिस्ट्रिक्ट कोटा। बी जाएगा और बी जाके क्या करेगा सर, ये जो कोटा वाला जो कोर्ट है इसको क्या कहेंगे, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। ये कोर्ट क्या कहलाएगा, प्रथम बार का न्यायालय। देखिए लाइन पढ़ी उसमें, डायरेक्ट में पढ़ी है, लाइन लिखी हुई है हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखी हुई है, लिखा हुआ है द सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। तो कोटा का कोर्ट क्या है सर, जहां पे सबसे पहले सूट फाइल हुआ है, दिस इज द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। आज भी मैसेज आया अभी चाहे देखो बारिश का। कल शाम को क्लास छोड़ी मैंने 6-6:15 बजे, और आप मानेंगे नहीं कल इतना पानी था, मैं रात में 9-9:15 बजे घर पहुंचा हूं। क्योंकि बच्चों की जिद होती है ना, सर इस गली में छोड़ दीजिए, इस गली में छोड़ दीजिए। क्योंकि अब देखिए बारिश इतनी तेज थी कि ओला उबर ऑटो कुछ नहीं मिलता इनको, क्योंकि ई रिक्शा बंद हो जाते हैं ना सब लाइट बारिश में। तो बच्चों को छोड़ना तो सर मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वैसा तो है नहीं ना कि मैं कोचिंग बढ़ाऊंगा अपने 7 बज रहे हैं चलो खड़े रहो यहीं पे, रुक जाए तब चले जाना, इनकी सेफ्टी भी मुझे देखनी होती है। लेकिन मैं अपने घर 9:15 बजे पहुंचा हूं कल, क्योंकि जाम इतना था। ये पूरा जो रिद्धि सिद्धि से लेकर जो पूरा मानसरोवर तक का पूरा लाइन थी, ये पूरी जाम थी, पैक जाम। मतलब मुझे तो अभी ऐसा लग रहा था, रात को खाना खाया 10:30 बजे, खाना बनाया 10:30 बजे तक खाना खाया, और फिर एकदम से नींद कैसे आए, नींद आई हुई 12:30-1 बजे, और अभी लग रहा है बहुत स्लीपी, क्योंकि पूरा रूटीन जो था वो बिगड़ गया है, क्योंकि मैं 7-7:15 बजे घर पहुंच जाता हूँ अपने, लेकिन अब हो गया पूरा रूटीन खराब। तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस क्या हुआ, प्रथम बार का न्यायालय क्या हुआ, कोटा। आपको अगर केस के स्टेजेस होते हैं, यहाँ पे आपने सूट फाइल किया, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हुआ, इस स्टेज पे क्या होगा सर, विवादों का स्थिरीकरण, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज यहाँ पे हो गया। यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हुआ है सर। यहाँ पे क्या होता है सर, प्लेंटिफ एविडेंसेस, वादी के साक्ष्य, प्रतिवादी के साक्ष्य, डिफेंडेंट एविडेंसेस, प्रतिवादी के साक्ष्य, जजमेंट, डिक्री। यही होता है कोर्ट में। तो ये कह रहा है सर कि अगर आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना है ना, तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के पहले फाइल करो, कि जुरिडिक्शन नहीं है। क्या बोल रहा है, कब फाइल करो, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के पहले फाइल करो। लेकिन एक केस याद करो आप, केस का नाम था हर्षद चिमनलाल मोदी। इसमें कितने साल बाद फाइल हुआ था, 8 साल बाद। ऑब्जेक्शन कब फाइल किया था, 8 साल बाद फाइल किया था। अगर आपने हर्षद चिमनलाल मोदी पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा बेटा क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, खत्म करो, बर्डन हो जाएगा। ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन। जो बच्चा क्लासेस नहीं ले रहा वो मूर्ख है मेरी नजर में। उन्हें भविष्य में खुद के पैर पे जो कुल्हाड़ी मारते हैं ना, वो कर रहे हो आप। क्योंकि फाउंडेशन क्लासेस है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप नेक्स्ट एग्जाम को फेस करेंगे तब आप देख लेना, खुद ही एक अंतर देख लेना कि क्या फर्क पड़ता है इन क्लासेस का। हर्षद चिमनलाल मोदी में तो क्या था सर, 8 साल बाद हुआ, तो फिर ये 21 में क्यों बोल रहा है कि बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करो। देखिए पढ़िए इसमें, अब आपको पूरा सेक्शन पढ़िए, पूरा सेक्शन समझ में आ जाएगा। नो ऑब्जेक्शन as to the place of suing shall be allowed by any appellate or regional court unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity in all cases where issues are settled or before such settlement of issues। before settlement of issues करने के लिए बोल रहा है, and unless the consequent failure of justice। तो मतलब ये कह रहा है कि 2 शर्तें होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि पहले सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के पहले फाइल करो, उसके साथ आपको एक और चीज प्रूव करनी है। वो क्या है सर, लोअर कोर्ट में 2 चीजें प्रूव करनी है आपको।
एक तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के पहले हमने सर हमने दर्ज करा दी थी ऑब्जेक्शन, ठीक है ना। अपीलेट कोर्ट में अपील करने जाओगे आप, वहां पे दो चीजें साबित करनी पड़ेगी, अपील वाले कोर्ट को या डिवीजन कोर्ट को। वो दो चीजें क्या साबित करनी पड़ेगी सर? अब तो हमने सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के पहले ऑब्जेक्शन दर्ज करवा दिया था और हमें फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। ये आपको कहां साबित करना पड़ेगा? फेलियर ऑफ जस्टिस अपीलेट कोर्ट में। अरे भैया अभी तो तुम हारे जीते ही नहीं, अभी से कैसे फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया? हारोगे तभी तो फेलियर ऑफ जस्टिस होगा। अरे न्याय की निष्फलता तो तब होगी ना जब तुम हार जाओगे। इस स्टेज पे थोड़ी ना प्रूव करोगे तुम्हें फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया है। पहले हारोगे तभी तो बताओगे ना कि फेलियर। मान लीजिए जीत गए तुम, मान ले कल को ये केस हो गया डिसमिस, तो फिर पार्टी बोलेगी कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। अरे जिसके साथ, अरे जो जीत जाता है ना वो क्या कहता है? अरे जस्टिस किया है, जस्टिस किया है, कोर्ट ने जस्टिस किया है। और जो हार जाता है वो कहता है बहुत अन्याय चल रहा है, देश में अदालत खत्म कर देनी चाहिए, अंग्रेजों का राजाओं का रूल ही अच्छा था, महाराजा अच्छे न्याय कर लेते, पंचायतें अच्छी होती इनसे, तो 5 पंच जो न्याय करते हैं वो अच्छा होता है। अदालतें तो सर खराब हो गए, सिस्टम खराब है। अपील में वकील साहब कह रहे नहीं बेटा हम अपील में जीत जाएंगे। वकील साहब क्या कहते हैं? हम अपील में जीत जाएंगे। वकील को क्या क्या चाहिए? अरे वकील वकील थोड़ी जाएगा हाई कोर्ट में अपील करने। वकील कह रहे नहीं नहीं हमारा केस स्ट्रॉन्ग है, जज साहब ने थोड़ा सा गलत इस केस को ले लिया, हम अपील में जीत जाएंगे। देखो मैं आपको जजमेंट दिखाता हूँ, देखो ये लाइन जो दिख रही है ना आपको यहाँ पे, ये हमारे फेवर में, इस पे पूरा केस कंटेस्ट हो सकता है। क्या बोलेगा वकील? फिर वकील क्या कहेगा? वकील को समझा देगा अच्छे से, एक घंटे बिठा के, देखो सर करोड़ों की संपत्ति छोड़ो मत हो, और अपील करने की दिन जो डेट है ना सर वो 90 दिन है, 90 दिन में फैसला करना है आपको अपील करनी नहीं करनी। समझा के भिजवा दिया वकील। वो आदमी के हाथ में डिग्री कॉपी तो ही, वो 2-4 वकीलों के पास संपर्क करेगा, लेकिन उसको कोई भी क्या कहेंगे? नहीं मुश्किल लगता है। और फिर वो वकील के पास वापस आएगा कि वकील साहब मैं तो आप ही को जानता हूँ, बाकी लोगों का पता नहीं, कोई 1 लाख मांग रहा है, कोई 2 लाख मांग रहा है। वकील कहता है कि अरे इतना नहीं लगेगा, सबसे अच्छा एडवोकेट खड़ा कर दूंगा मैं हाईकोर्ट का एक। कितने 50,000 में केस हो गया, तो 20,000 रुपए तो किसके पास आ गए वापस? नीचे वाले वकील के पास। ये टाइप की वकालतें चल रही है अभी। अरे ये टाइप की वकालतें, तुम अपना कोर्ट छोड़ के जाओगे क्या हाई कोर्ट? लेकिन तुमने केस रेफर किया है तो तुम्हारा फिक्स है 25%, 30%, 40% फिक्स है, वो तुम्हें दे देगा चुपचाप, बिना बोले दे देगा। अरे मेरे पास कोई केस आता है कि सर कोई बताओ कोई अच्छा एडवोकेट हाई कोर्ट का, है ना। अब मैंने मान लीजिए किसी केस को, मैं बहुत सारे केस भी रेफर करता हूँ और मैं अच्छे एडवोकेट को ही करता हूँ। अब वो एडवोकेट बोलता है कि सर आपका फोन पे नंबर यही है। मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए दलाली का पैसा। दलाली है ना एक तरह से, क्या है ये? अरे ब्रोकरी है, मेरे को नहीं चाहिए सर दलाली का पैसा। ये पैसा मेरे को फलेगा फूलेगा नहीं, इससे मैं ग्रो नहीं करूंगा। तो समझ में आया आपको कि आपको एक तो कोटा वाले कोर्ट में सबसे पहले ये अपना आपत्ति दर्ज करा देनी है कि सर दिक्कत है, और दूसरा दूसरा आपको फेलियर ऑफ जस्टिस जो हुआ है, न्याय की निष्फलता हुई है, उसके बारे में भी आपको अपीलेट कोर्ट में बताना पड़ेगा। ठीक है ना, कल इसको फर्दर डिस्कस करते हैं, ठीक है।